So in the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. So we are today here gathered in the Orangutan campus of DITES, Dubai Elementary Test System, and today you are here to witness the MDCAT Orientation 2022. तो यकीनन आप सब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, दे बिलोंग टू सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल, और अभी जो सेमिनार हमारा 2 बजे से 4 बजे तक है, दैट इज़ रिगार्डिंग wholly and solely for MDCAT for those students who are going to do MBBS or BDS in the future. तो इफ़ कोई भी बच्चा MBBS या BDS में जो है वो लेना चाहता है एडमिशन, तो उसको फिर MDCAT का एक टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ता है. दैट इज़ MDCAT इज़ द फुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट. पहले इसको सिर्फ MCAT कहा जाता था, मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट. अब इसको MDCAT कहा जाता है बिकॉज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, चूँकि BDS भी होता है MBBS के साथ, और इन दोनों को में एडमिशन्स गेट करने के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है MDCAT का. ठीक है. और आज मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, लाइक DUHS के बारे में, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, JSMU के बारे में, दैट इज़ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, KMDC के बारे में, दैट इज़ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और SMBBMCL शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी. सो दीज आर द 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन कराची. तो उसको हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कि हु वी आर. जो स्टूडेंट्स DIC से ताल्लुक़ रखते हैं दे ऑलरेडी नो, और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं इस वक्त ओरिएंटेशन के अंदर, तो वी हैव बीन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स इन द विसिनिटी ऑफ औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची. 3 औरंगी में 3 जगहों पर 3 डिफरेंट टाउन्स में हमारे कैंपसेस हैं. एक तो औरंगी टाउन में जिसमें आप यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, एक नॉर्थ कराची में ब्लॉक 11A में है, और एक गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में है. और 2009 से 2009 से हम जो हैं वो ये 2009 से 2009 से हम यहाँ पर जो है वो ये स्टडीज़ करवा रहे हैं एकेडमिक्स की और साथ में एंटी टेस्ट की. तो और जो रिज़ल्ट होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, तो वो रिफ्लेक्शन है इमेंस डिवोटेडनेस का जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स दिखाते हैं, और फिर एक बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो टाउन के अंदर हम उसको अचीव करते हैं. अगर आप भी अपने ख्वाबों को सच करना चाहते हैं, यू वांट टू मेक योर एकेडमिक ड्रीम्स कम ट्रू, देन डाइट्स इज़ द राइट प्लेस टू वॉक इन. तो अभी बताऊँगा क्यों, क्या रीज़न्स हैं. तो ये तो मैंने एक बात कह दी आपसे, ठीक है. अब इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसके क्या वजूहात हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज. तो हमारे कुछ कैंपसेस, उसके ग्लिम्सेस यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लासरूम्स के हमारे. दैट इज़ गुलशन इकबाल कैंपस है जिसमें हम टीच करते हैं. तो दिस इज़ गुलशन इकबाल कैंपस, जहाँ पर फुल जो है फ्लैज हमारा बैच चल रहा होता है एंटी टेस्ट का. और ठीक है, तो गुलशन कैंपस के कुछ स्नैप्स आपने देखे हैं यहाँ पर. दिस इज़ नॉर्थ कराची कैंपस जो 11A में हमारे पास मौजूद है, पावर हाउस चौरंगी से पहले, नागन चौरंगी से आगे. दिस इज़ नॉर्थ कराची कैंपस. दिस इज़ द औरंगी टाउन कैंपस जिसमें हमारे स्टूडेंट्स रहमत चौक और इमाम कॉलोनी 2 जगहों पर हम औरंगी टाउन कैंपस को रन करते हैं. तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे. औरंगी कैंपस में अचीवमेंट हमारी ये थी कि लास्ट ईयर 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने प्रिपेयर किया था DUHS, JSMU और KMDC की प्रिपरेशन के लिए हमारे औरंगी टाउन कैंपस में सेशन 2022 के लिए. तो 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, जिसमें अक्सर बच्चे जो है मार्क्स लिए. आगे वो मैं बताऊँगा किसके कितने मार्क्स आए. बाकी 40+ स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम हमारे पास MDCAT के अंदर, सिर्फ जस्ट इन औरंगी कैंपस. और मैं माई सेल्फ सो प्रेजेंट में करूँगा आपके सामने. तो माई सेल्फ सर नसीम जुल्फ़िकार, आई हैव डन BE केमिकल इंजीनियरिंग. आई एम टीचिंग इन दुबई इल्म सिंस 2009, and I am actually a teacher of chemistry and English. Both the subjects are taught by me. So this is myself who is your presenter of today for MDCAT orientation. ठीक है. सो ये सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो इंटर के बाद अपनी आला तालीम के लिए किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे. तो इस हवाले से जो है वो हम ये आज का सेमिनार है, और आज आप यहाँ पर संडे के दिन बैठें ताकि आप इसी चीज़ के बारे में जान सकें कि इंटरमीडिएट के बाद, सेकेंड ईयर के बाद हम किस तरह से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, और कितना आसान है, कितना मुश्किल है. बहुत सारे लोग उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कहते हैं कि भाई नामुमकिन है, होता ही नहीं एडमिशन. और कुछ लोग उसको कहते हैं यार यूनिवर्सिटी में लेना कौन सी बड़ी बात है, हो ही जाता है. मतलब इंटर कर लिया तो जैसे 9-10 किया, इंटर चले गए तो इंटर के बाद यूनिवर्सिटी भी चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है. तो ये दोनों राय गलत है. चाहे कोई स्टूडेंट कोई आपसे ये कहता है कि बहुत आसान है, हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये भी गलत कह रहा है. और कोई कहता है होता ही नहीं, नामुमकिन है, ये भी गलत कह रहे हैं.
तो अक्सर ये दो राय सुनने में आती है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में। हमें एक्चुअल जो रियलिटी है ना, मिथ को तोड़कर, मिथ को हटाकर, जो मिथ है लोगों में, गलत इन्फॉर्मेशन, उसको छोड़कर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बात करनी है। तो जो कुछ आप इससे पहले तक जानते थे, अब आप इसको भुला देंगे और सिर्फ वही चीज़ समझेंगे जो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें जो आपने कभी सुनी MBBS के बारे में, BDS के बारे में, MD कैट के बारे में, वो सारे आपको जहन से रिफ़्रेश कर देना है, उसको फॉर्मेट कर देना है पूरी तरह से, ताकि आप आज एक रियल, एक जो है ना, जो चीज़ें हैं वो आप लेकर जाएँ। जो हमारा एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का, वो हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें बताएंगे कि कैसे होता है एडमिशन। देखो, मैट्रिक करने के बाद, आफ्टर डूइंग मैट्रिक, जब आप मैट्रिक कर लेते हैं तो मैट्रिक इंटरमीडिएट में आप आते हैं। इसमें आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, किसी भी एक फील्ड को आप अपना लेते हैं। जैसे आप में से सब ने प्री मेडिकल को अपनाया, आपने इंजीनियरिंग को नहीं लिया, आपने CS को नहीं लिया, चूँकि आपका मकसद शायद ये था कि आगे जाकर यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और अ डेंटिस्ट, वॉट एवर, ठीक है, या फार्मासिस्ट। तो इंटर प्री मेडिकल करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। यू कैन गो टुवर्ड्स 4 ऑप्शंस। बेस्ट से लेकर मैं, अच्छा देखो, फील्ड सारे बेस्ट होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब देखा जाए तो। लेकिन हम पाकिस्तान के तनाजुर में, पाकिस्तान में रहते हुए, इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसकी जो हमारे पास सिनेरियो है, जॉब स्कोप है, जॉब मार्केट है, इसके लिहाज से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। वरना फील्ड सारी अच्छी है। कोई BA भी कर रहा है ना अगर आर्ट्स में, तो वो भी पढ़ रहा है, तो वो भी अच्छा ही काम कर रहा है, बुरा काम नहीं। पढ़ाई सारी अच्छी होती है, कोई पढ़ाई बुरी नहीं है। और रिस्क अल्लाह ताला ने जहाँ पर लिखा होता है वहाँ से मिल जाता है इंसान को। कभी कभार मैट्रिक पास बंदे को भी मिल जाता है, वो इतना कमा लेता है कि शायद कोई डॉक्टर भी नहीं कमा पाता, होता है। तो ये इसका ना समझें कि भाई ये चीज़ सर ने बोला तो भाई ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरे एग्जाम्पल्स गलत हो जाएँ, मैं जिस फील्ड को अभी बुरा कह रहा हूँ उसी फील्ड में कोई शख्स लाखों में कमा रहा हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं जॉब मार्केट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, एक एवरेज, एक व्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। वरना फिर ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंसान, अगर आपके भाई बहन बड़े हैं और वो इनके अलावा कोई और फील्ड लिए हैं ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने ख़राब फील्ड ले ली है। हर फील्ड में फ़ायदा ही है। पढ़ाई जो भी इंसान करता है ना, उसको बेनिफिट ही मिलता है, उसका नुकसान कभी नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन हम एक स्कोप के लिहाज से बात कर रहे हैं अभी, जो मैं उसको देखता हूँ, तो स्कोप के लिहाज से हम देख लेते हैं कौन से फील्ड्स इस वक्त बेस्ट हैं, अच्छी जा रही हैं। तो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल करने के बाद जो सबसे फर्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है, आइदर यू विल गो टुवर्ड्स MBBS। आप MBBS की तरफ चले जाएँ, जो 5 ईयर्स का प्रोग्राम हमारे पास होता है। 2 ईयर्स फिर हमारे पास हाउस जॉब इसकी होती है। तो ये या तो आइदर आप MBBS के पर चले जाएँ, जो 5 ईयर्स प्रोग्राम है, इसको करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर MBBS नहीं हो पाया तो फिर BDS की तरफ हम जाते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी 5 ईयर्स प्रोग्राम है, इसको डेंटिस्ट कहते हैं, जो टीथ वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं। इसके अगर ये भी नहीं हो पाता, अच्छा ये 2 ऐसे फील्ड्स हैं ना बस, MBBS और BDS, जिसके अंदर MD कैट रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में आज हमारा सेमिनार है। अगर इसमें भी नहीं होता ना, लेट से आप MD कैट में नहीं स्कोर कर पाते हैं, अच्छा खुदा न खास्ता, तो फिर आपके पास 2 और फील्ड होती हैं, उनके लिए MD कैट रिक्वायर्ड नहीं होता। उनके लिए यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, वो पास करते हैं आप। जैसे PharmD, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, 5 ईयर्स प्रोग्राम होता है, कराची यूनिवर्सिटी करती है। इसके लिए MD कैट नहीं चाहिए, इसका टेस्ट होता है लेकिन MD कैट नहीं कहलाता। वो कराची यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, और यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट ले रही होती है। इस तरह PharmD के अलावा एक और फील्ड है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी डॉक्टर्स जिनको हम कहते हैं, हड्डी वगैरह जो है ना, उनके डॉक्टर्स जो होते हैं, तो वो ये भी 5 ईयर्स प्रोग्राम है। ये भी कराची यूनिवर्सिटी से हो सकता है, फिजियोथेरापिस्ट बन जाते हैं इसको करने के बाद। मीन्स इन 2 फील्ड्स के अंदर आपके पास MD कैट रिक्वायर्ड नहीं है, और इनके एडमिशन्स भी MBBS BDS के बाद होते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका एडमिशन MBBS या BDS में नहीं हो सका, तो फिर आप PharmD और DPT की तरफ जाते हैं। वरना आप पहली कोशिश यही करते हैं इसमें हो जाए, ठीक है। फिर आप उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर चॉइसेस आपके पास, प्लान भी आपका रेडी होता है। क्योंकि हर बच्चा MBBS BDS नहीं कर सकता, मैं आपको ये बता दूंगा। हर स्टूडेंट नहीं कर सकते, कि मेजॉरिटी नहीं कर पाती है, तो मेजॉरिटी बाकी फील्ड्स की तरफ जाती है, जो अच्छी फील्ड्स हैं, PharmD की तरफ जाती है, या फिर BDS की तरफ DPT की तरफ जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, MBBS और BDS, क्योंकि अभी पानी सर से नहीं गुजरा। आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए, रिजल्ट तक नहीं आया फर्स्ट ईयर का, तो अभी तो सब पूरी उम्मीद है अपने रिजल्ट से। सबको लगता है यस आई कैन बिकम अ डॉक्टर, यस आई कैन बिकम अ डॉक्टर, चूँकि अभी रिजल्ट ही नहीं आए। सिंपल सी बात है ना। तो अभी हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस सेमिनार को निकालेंगे कि भाई हम सबके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं ना, अच्छे आने वाले हैं, अप टू द मार्क आने वाले, इतनी परसेंटेज आने वाली है कि जो हमें MBBS या BDS दिला दे। इस अप्रोच के साथ इस सेमिनार को हम करेंगे, इस ओरिएंटेशन को करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिजल्ट आया भी नहीं है ना, तो होप तो हमेशा हम अच्छे के लिए करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमेशा हम अच्छी रखते हैं। हम क्यों सोचे नहीं हमारे ग्रेड बुरे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। जब आ जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे। और अगर खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा अच्छा नहीं भी आता ना, तो इसमें एग्रीगेट सिस्टम होता है, वो मैं बता दूंगा कि इंटर के मार्क्स इतने मैटर करते भी नहीं है जितना टेस्ट मैटर करता है MD कैट का। वो एग्रीगेट क्या चीज़ होती है, वो आपके लिए नया वर्ड होगा, तो मैं आपको समझाऊंगा।
अक्सर सुनने में आता है एग्रीगेट और ये वो, तो बता देता हूँ। बस समझ में आ गई क्या बताना चाह रहे थे इसके अंदर में। सिंपल है कि आप लोग प्री मेडिकल से, तो आपको मैंने ये चीज़ बता दी, बाकी अलग अलग फील्ड्स वाले अलग अलग तरफ जाते हैं। देखो कराची के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको MBBS BDS करा सकती हैं, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MBBS BDS कराती हैं वो 4 हैं कराची में सर, डाओ, जिना, KMDC और लियारी मेडिकल कॉलेज जिसको कहते हैं, SM, BBMCL, ठीक है। ये चारों गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट मतलब एक सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं, चीप हैं, कम फीस में एडमिशन हो जाता है, कोई ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता आपको इस एडमिशन लेने में, मतलब। लेकिन दूसरी मुकाम पर ये कंपटीशन भी ज़्यादा यहीं पर है, क्योंकि फ़ीस यहाँ कम रिक्वायर्ड है तो कंपटीशन भी यहाँ ज़्यादा है, हर बच्चा इन्हीं में लेना चाहता है एडमिशन। और अगर इसके बाद इसमें नहीं होता तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं, बट ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं। मैं फ़ी वगैरह हो सकता है मैं शेयर कर देता हूँ मैं, लेकिन मैं ओवरऑल फ़ी शेयर नहीं करूँगा, मैं आपको एक लमसम आइडिया दे दूँगा बस, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप प्राइवेट की तरफ जाएँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ही होता है। हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो टुवर्ड्स इट। जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी है, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी है, किम्स है, रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज है फ़ज़ाइया वालों का। ये सब बहुत महंगे, मतलब आप समझ लो 10 लाख प्लस है, किसी में तो 24 आगा खान है, इसमें 24 लाख हैं पर ईयर, एक साल के 24 लाख रुपए इसकी फ़ीस होती है। ज़ियाउद्दीन मेडिकल की 14 लाख रुपए फ़ीस है एक साल की, बाकी मतलब 12 लाख रुपए से ऊपर ही है फ़ीस सब जगह साल के, मतलब महीने के 1-1 लाख रुपए आपको अलग करने पड़ेंगे फ़ीस के लिए। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आप में से अफोर्ड कर सकते हो, आई डोंट नो अबाउट इट, बट एक मेजोरिटी इसको नहीं अफोर्ड कर पाएगी, ख़ास तौर पे जिस विसिनिटी में हम यहाँ पर अभी ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो उसकी बात अगर मैं करूँ तो, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही जाएँ, इसमें ना जाएँ। अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, सिंपल सी बात है कि नहीं हो सकता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं भी अगर चाहूँ कि भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये, इसको अगर हम कहें तो इंजीनियरिंग तो आप प्राइवेट कर सकते हैं, वो इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर प्राइवेट से बनना दैट इज़ टू मच कॉस्टली, ठीक है। हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन बी, आप MD कैट क्लियर करके आप बन सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट हम अपनी पहली कोशिश ये करते हैं कि इन 4 में से किसी में हो जाए। और नाम भी आपने इसलिए इन्हीं का सुना होगा, इनका नाम नहीं सुना होगा आपने इतना, या सुना भी होगा तो कुछ सुना होगा कि इसको लेने के लिए कोई परेशान हो रहा है इसमें एडमिशन। ज़्यादातर लोग इनके लिए परेशान होते हैं जो ऊपर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सही ना भाई, सिंपल सी बात है। तो हम इनके पर बात करेंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पर बात करेंगे आज, ताकि आप कम फीस पर एक अच्छी डिग्री लेकर आप डॉक्टर बन सकें, ठीक है। इनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ पेरेंट्स भी शायद यहाँ पर मौजूद हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, हम अपनी बच्ची को नहीं करा सकते, या हम अपने बेटे को नहीं करा सकते हैं। क्यों भाई? क्यों बहुत महंगी पढ़ाई है। वो असल में इनकी फीसें कहीं से सुनकर आ जाते हैं कि भाई 14 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए सालाना है। वो कहते नहीं भाई मैं तो अपनी बच्ची को नहीं कराऊंगी, मैं तो उसको बोलूँगी BA कर लो या BCom कर लो, कुछ भी कर लो। वजह क्या है कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस सुन के आ गए, गवर्नमेंट की तो वैसे ही कम है। अभी मैं शेयर कर दूँगा कितनी है। तो ये चीज़ जो भी पेरेंट्स हैं या वीडियो में मुझे सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझ लें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो फ़ी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम प्राइवेट की तरफ रिकमेंड भी नहीं करते, हम कहते हैं आप गवर्नमेंट की तरफ जाएँ जिनकी फ़ीसेस कम होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप भी अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो इस चीज़ को, अगर वो आपसे कहें भाई बहुत महंगी पढ़ाई है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको बताना है कि भाई गवर्नमेंट की बहुत कम होती है। वो मैं बता दूंगा कितनी होती है, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बता दूंगा अगले स्लाइड में, लेकिन प्राइवेट की बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट की फ़ीस सुन लेते हैं इधर उधर से, आगा खान की फ़ीस सुन लेते हैं, ज़ियाउद्दीन की, बकाई की, फिर कहते हैं यार हम कैसे करेंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जबकि एक मिडिल क्लास इंसान और एक गरीब इंसान भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड कर सकता है। गरीब की बात करो, मिडिल क्लास भी छोड़ दो, ठीक है। तो अब ठीक है, समझ में आ रही बात। फीस इसका मसला है, मैं गवर्नमेंट पे बात करने वाला हूँ, प्राइवेट पे बात नहीं करूँगा इस वक्त कुछ भी, और ना इसकी नीड है, इसके लिए ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं थी करने की। अगर मुझे प्राइवेट का बताना होता वो तो वैसे भी हो जाना था, अगर आपके पास पैसे हैं तो MD कैट क्लियर करके जस्ट, ठीक है। बट इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, तभी आप इस वक्त जो है वो जो नवंबर के मंथ में ही आप यहाँ पर बैठे हैं आकर इस चीज़ को समझने के लिए, जबकि टेस्ट में तो काफ़ी टाइम है अभी, वो तो अगले साल जाकर फिर अगस्त में सितंबर में जाकर होगा। तो मैं MD कैट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ पर बात करूँगा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे कि डाउ यूनिवर्सिटी है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे, JSMU के बारे में, KMDC के बारे में। तो अब उनमें क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम से कम कितनी परसेंटेज होना चाहिए टेस्ट में अपेयर होने के लिए। एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, जिसके 60 से कम होंगे। इंटरमीडिएट से मुराद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में एवरेज, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि 60% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, वरना फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते।
आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, टेस्ट देने के एलिजिबल ही नहीं हो। एटलीस्ट 60, लेकिन 60 पे एडमिशन गेट नहीं हो रहा, मैं फिर बता दे रहा हूँ। वैसा तो आधी आबादी डॉक्टर बन जाती कराची की। 60 पे एडमिशन गेट नहीं होता, सिर्फ आपको फॉर्म मिल जाता है कि आप अप्लाई करने के अहल हैं, एलिजिबल हैं। मेरिट फार्मूला क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट। कुछ लोग उसको मेरिट फार्मूला कहते हैं, कुछ लोग उसको एग्रीगेट का वर्ड देते हैं। ये वर्ड अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, खास तौर पर जो इंटर में पढ़ रहे होते हैं कि एग्रीगेट क्या चीज़ है। मीन्स आपके जस्ट इंटर के मार्क्स पर या सिर्फ टेस्ट के मार्क पर एडमिशन नहीं हो रहा, वो सबको मिला जुला कर एक परसेंटेज बना रहे हैं। लाइक वो मैट्रिक के 10% मार्क्स आपके काउंट कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट के 40% मार्क काउंट करेंगे और एंट्री टेस्ट के 50% मार्क्स वो काउंट करेंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे कि एग्रीगेट की जनरेशन करेंगे। मतलब आपके जितने भी आए ना मैट्रिक में, उसका सिर्फ 10% लेंगे। आपके जितने भी आए इंटर में, कितने भी आ गए, उसका सिर्फ 40% मार्क्स उसके लेंगे। और आपके जितने भी टेस्ट में आ गए, उसका सिर्फ 50% मार्क्स लेके तीनों को प्लस कर देंगे, तो एक एग्रीगेट बन जाएगा। इसका मतलब आपकी मैट्रिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, इंटर में भी अच्छी होनी चाहिए थी और टेस्ट में भी अच्छी होनी चाहिए थी। किसी एक में भी आप इसमें से लैग कर जाएंगे ना अगर, तो फिर आपका मेरिट ऑटोमेटिकली एग्रीगेट आपका डाउन हो जाएगा। अगर किसी की मैट्रिक में अच्छी है, मान लें कोई बच्चा PCHS में बैठे हैं, कोई स्टूडेंट यहाँ PCHS के हैं या सेंट लॉरेंस के हैं या खातून पाकिस्तान के हैं या सर सैयद के हैं या फॉर वुमेन के, तो ये अच्छी परसेंटेज, लेकिन आपने या बॉयज़ में कोई बैठा है तो आदम जी के हैं, DJ के हैं, दिल्ली के हैं, फॉरमैन के हैं, तो मतलब अच्छी परसेंटेज इंटर में बनाई, तब जा मैट्रिक में बनाई, तब जाकर आपको कॉलेज मिला होगा, ऐसे नहीं मिल जाता ही। तो 9 मतलब मैट्रिक में आपकी अच्छी, आप सेफ जोन में हैं। 10% ही लेकिन इसका आएगा सिर्फ, बस बहुत बड़ा वेटेज नहीं आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाले से आपका। लेकिन इंटर का एक उससे बड़ा वेटेज है 40% इंटरमीडिएट, इंटर में अच्छे खासे, मतलब जितने नंबर लाए उतना अच्छा है। और सबसे ज़्यादा वेटेज टेस्ट का, टेस्ट में टेस्ट के नंबर 50% काउंट हो रहे हैं। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना, कुछ बच्चे कहते सर MD-CAT में कितना नंबर लाना पड़ेगा कि एडमिशन हो जाएगा, या कुछ बच्चे कहते हैं सर इंटर में कितने नंबर चाहिए होंगे कि एडमिशन हो जाएगा। तो भाई इसको ऐसे जवाब दिए नहीं जा सकते इस चीज़ का। जो क्या पता है कि स्टूडेंट के MD-CAT में बहुत ज़्यादा हो और इंटर में बहुत कम हो, उसका एडमिशन नहीं होगा। ये किसी के इंटर में बहुत ज़्यादा है, MD-CAT के टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में बहुत कम नंबर, उसका भी नहीं होगा। तो हम किसी एक चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि भाई इंटर की परसेंटेज देख के या नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है इसका। हम एग्रीगेट बताते हैं, एग्रीगेट कितना बन रहा होता है, सही है। तो याद रखना, आज मैं एग्रीगेट के ऊपर बात करूँगा, मैं इंटर की परसेंटेज पर बात नहीं कर रहा। एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे दूँगा कितनी होनी चाहिए, रफ़ आइडिया। लेकिन मान लें किसी की परसेंटेज कम है, 75 आ गई, तो टेस्ट में बहुत अच्छा लाकर वो भी एडमिशन ले सकता है। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके इंटर में बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, 95 सिक्योर कर लिया परसेंटेज उसके इंटर में, तो टेस्ट में थोड़ा कम भी ले आया ना, तो उसका चल जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट उसका अच्छा बन जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये मैटर करती हैं सारी चीज़ें। एक्सपेक्टेड टेस्ट अगस्त या सितंबर में होगा, ठीक है। इसका MD-CAT का इस 2023 में, 2023 में, अगले साल अच्छा खासा टाइम है। MD-CAT का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, सिंध बोर्ड से सारी चीज़ें आती हैं। इस साल भी ऐसे ही हुआ, जो डाउन ने लिया तो सिंध बोर्ड से सारी चीज़ें दी, प्रोविंशियल सिलेबस को फॉलो किया गया, कोई फेडरल से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। 3.5 घंटे का टेस्ट होता है, 3.5 आवर्स का। कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता इस टेस्ट के अंदर, आपको विदाउट कैलकुलेटर सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता आपको वहाँ पर, कोई कैलकुलेशन आपको वर्बली करनी पड़ती हैं, मैनुअली करनी पड़ती हैं, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, टेस्ट के अंदर MD-CAT के सारे MCQs होते हैं, ये MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। 4 ऑप्शन, ये इस साल तो 5 ऑप्शन आ गए थे टेस्ट के अंदर, तो 4 या 5 ऑप्शन होते हैं। बायोलॉजी के 68 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के 54 MCQs होते हैं, फिजिक्स के 54 MCQs होते हैं, इंग्लिश के 18 MCQs होते हैं, और एक और सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। इसके हमारे पास 6 जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, 6 MCQs होते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन बायोलॉजी का आपके पास बन रहा होता है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम वेटेज है, इंग्लिश का उससे कम है, और सबसे कम लॉजिकल रीजनिंग पर 6 MCQs आते हैं, ठीक है। ये इस तरह के 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं MD-CAT के टेस्ट के अंदर, मेडिकल कॉलेज के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। टेस्ट के पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इससे कहता है अगर आप तुक्का आपने लगा दिया और आपका गलत हुआ तो एक ही नंबर कटेगा, एक से ज़्यादा नहीं कटेगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, मतलब आपने तुक्का लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है, वरना नेगेटिव मार्किंग जब होता है तो तुक्का लगाने में और नंबर कट जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गुज़िश्ता 3 सालों से नहीं हो रही। टेस्ट के पासिंग मार्क्स के MBBS के लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स, मतलब 110 नंबर 200 में से आपको चाहिए, और BDS के लिए 45% पासिंग मार्क्स, मतलब 200 में से 90 मार्क्स एटलीस्ट आपको चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि 110 नंबर लाकर आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट में शायद ना हो, जो गवर्नमेंट में इतने कम नंबर पे एडमिशन शायद नहीं हो सकता, उसका एग्रीगेट बहुत हाई जाता है। लेकिन अगर आपने 110 ले आया ना, 110 115, प्राइवेट में चाहे तो आप ले सकते हैं एडमिशन। प्राइवेट का मेरिट बहुत डाउन होता है, लेकिन गवर्नमेंट में इस
परसेंटेज पर, इतने कम नंबर पे टेस्ट में एडमिशन नहीं होता, क्योंकि इतने बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम 12,000 बच्चों ने टेस्ट दिया। अब सीट्स इतनी थोड़ी ना, सीट्स तो लिमिटेड है। टोटल सीट्स के बारे में बात करें तो जैसे 250 सीट आप रख लें डाओ में, 250 सीट रख दें JSMU में, तो 500 यहाँ पर हो गए, 200 सीट आप रख दें कि MDC में, 500-700 यहाँ पर हो गए, और 100 सीट आप रख दें लियारी में, ठीक है, 800 सीट्स हो गए। तो 800 सीट है, और अप्लाई करने वाले बच्चे इस साल थे 12,000, 12,000। तो 12,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था, होना तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 800 का ही है ना, बाकी तो 11,200 का नहीं होगा। तो या तो वो कुछ और कर लें फॉर्म DDPT, या फिर प्राइवेट की तरफ चले जाएँ। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ टेस्ट में पास करने से काम नहीं बनता, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने से काम बनता है। पास सिर्फ वो बच्चा करे ना जिसको प्राइवेट में लेने की जिसकी सकत है, जिसको प्राइवेट में लेना है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो हर साल के 12, 14, 15 लाख रुपए निकाल सकता है फीस के लिए। वरना आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, आप पासिंग मार्क का मत सोचें, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर क्या है? अब मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बात कर रहा चुके, मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर डाओ, JSMU, KMDC, लियारी, सबकी, चारों की 45,000 पर ईयर, पूरे साल के 45,000 रुपये फीस इसकी होती है। पूरे एक साल के 12 महीने के सिर्फ 45,000 है, तो बहुत कम हो गया अगर आप इसको मंथली डिवाइड करें तो। इतनी, इससे ज़्यादा फीस आप कोचिंग सेंटर्स वगैरह में पे कर देते हैं पढ़ाई करने के लिए। इतनी कम फ़ी में एडमिशन होता है, जबकि यही प्राइवेट के अंदर 12-12 लाख रुपए एक साल के हैं। आगा खान के 24 लाख रुपए एक साल की फ़ीस है। आगा खान जो चीज़ आपको 24 लाख में दे रहा है ना साल की, वही डाओ आपको 45,000 रुपये में दे रहा है। लेकिन सबको नहीं दे रहा, 250 बच्चों को दे रहा, मोस्ट क्रीम स्टूडेंट्स। क्रीम स्टूडेंट्स कहते हैं ना जिनको, वो वाली बात है, जो कुछ ही निकल कर आते हैं। मतलब 12,000 में से 250 टॉप क्लास के बच्चों को एडमिशन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इतनी कम फीस है, इससे 10 गुना ऊपर पैसे आपके ऊपर लगा देंगे वो डाव वाले। गवर्नमेंट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट आप पे पैसे लगाएगी बजट के थ्रू। तो आपसे जो फीस ले रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं ले रहे देखा जाए तो, लेकिन आप पे लगा बहुत कुछ लेगी गवर्नमेंट। लेकिन आपसे डिमांड क्या कर रही है? आप अच्छा पढ़ो, आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ, आप इंटर में अच्छे मार्क्स लाओ। समझ गए बात? तो ये 45,000 है। सेल्फ में भी होता है एडमिशन, सेल्फ फाइनेंस, थोड़े कम परसेंटेज भी आ गए या थोड़ा कम एग्रीगेट आ गया तो सेल्फ फाइनेंस में ले सकते हैं। ये एक तरह का प्राइवेट ही होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने प्राइवेट अलग सीट रखी होती है, तो 6 लाख पर ईयर इसके अंदर होते हैं। मतलब अगर आपकी परसेंटेज कम आ गई, आप चाहते नहीं मुझे डाउ में ही चाहिए, लेकिन कुछ नंबर मेरे डाउ से कम है, कुछ भी एग्रीगेट थोड़ा सा कम है, मुझे जाना डाउ में ही और मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ 6 लाख पर ईयर, तो आप 6 लाख पे करके कर सकते हैं। लेकिन इतना कम मेरिट नहीं हो जाता इसका कि प्राइवेट जैसा हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा ऐसा नंबर कम होता है, मैं आपको अभी पूरा बता देता हूँ कितने नंबर कम हो जाते हैं सेल्फ में एडमिशन लेने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। क्लियर है ये तक बात? क्या चीज़ है, मैं बहुत अपने लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ पॉइंट क्लियर हो जाए जब बच्चे मेरी बात को सुने और उसको कुछ सवाल ना रहे जहन में उसके। चूँकि मैं हर फाइनेंशियली भी हर तरह से चीज़ों के बारे में मैं गाइड कर देता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये अब देखें एग्रीगेट आ गया हमारे पास, क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर के, चूँकि इस साल के तो अभी बन ही रहे हैं, तो अब तक तो अभी तो रिजल्ट आया कुछ दिनों पहले ही, तो अभी तो नहीं आया। तो क्लोजिंग एग्रीगेट MBBS के 2021 है लास्ट ईयर में। MBBS की बात करते हैं तो डाओ, JSMU, KMDC सबके मैंने मेंशन कर दिए। ओपन मेरिट मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में, और सेल्फ फाइनेंस मतलब जो थोड़ा ज़्यादा फीस वाले 6 लाख वाले। डाओ की जो एग्रीगेट था वो 85.58 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। ये एग्रीगेट है। अब मुझसे कोई मत पूछना कि सर ये इंटर की परसेंटेज है क्या ये टेस्ट के मार्क्स हैं क्या, सर ये मैट्रिक में नंबर है, कुछ नहीं है, ये तीनों का मिक्सचर है, फालूदा है तीनों का। ये समझ गया ना? 10%। वालेकुम सलाम। वहाँ बैठ जाओ, तेरी सीट है, जो उधर पे सीट है, कहीं इधर सीट है, इधर बैठ जाओ। तो मुझसे कोई ये ना कहे कि सर ये परसेंटेज कौन सी है, मैं फिर बता रहा हूँ। काफ़ी बार गुस्सा आ जाता है मुझे इस बात पे कि बच्चे भाई सुन के आ जाए, सर ये मैंने सुना इंटर में 85% चाहिए डाओ में। नहीं भाई, ये वो चीज़ नहीं है। दिस इज़ 10% मैट्रिक, 40% इंटर, 50% टेस्ट का एक फालूदा बनाया उन्होंने लेकर, फिर ये 85.58 आ रहे हैं। मतलब आपको लगभग समझो इतने ही नंबर आपको रखने होंगे। इंटर में इतनी परसेंटेज, मैट्रिक में इतनी परसेंटेज, और टेस्ट में इतने परसेंट मार्क्स। इतने मार्क्स नहीं, इतने परसेंट मार्क्स। अब आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आप कैलकुलेट कर लो कितने नंबर होंगे वो टेस्ट के लिहाज से। 200 का 85% कितना निकलेगा? मतलब 186, 185, मतलब कुछ भी इस तरह से 186 तो नहीं निकलेगा, 170s में कुछ नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब अच्छा, ये मेरिट नंबर मैंने लिख दिया 265। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 265 मतलब शुरू में टॉप की जो लिस्ट बनती है ना, पूरा एग्रीगेट बनाकर एक लिस्ट बना देते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, पूरे 12,000 बच्चों की लिस्ट आ जाती है उसके अंदर, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया होता है। इसमें से शुरू के टॉप के 1 से लेकर 265 तक के एडमिशन हो जाता है हमारे पास डाओ में। सिर्फ 265 बच्चे 12,000 में से, वो टॉप के 265। क्रीम ऑफ कराची,
कराची के मोस्ट जीनियस, मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स यहाँ चले जाते हैं। तो 265 तो कुछ नहीं है ना भाई। मतलब देखा जाए तो हर इलाके के एक जीनियस बच्चा समझो चला गया। एक सेक्टर 11.5 का जीनियस बच्चा चला गया, एक सेक्टर 10 का एक जीनियस बच्चा चला गया, एक औरंगी सेक्टर 1 का एक जीनियस बच्चा चला गया। अब औरंगी सेक्टर 11.5 कितना बड़ा है, कितने बच्चे इसके अंदर है, उसका मोस्ट जीनियस बच्चा जाएगा सिर्फ। अब आप सोच लें आप क्या उसमें क्राइटेरिया में फिट होते हैं मोस्ट जीनियस की, नहीं होते तो बहुत मुश्किल है। तो ये डाओ के MBBS की बात करूँ जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होता है। इसके बाद अगर आप आएँ तो सेल्फ फाइनेंस में देखो एग्रीगेट खुद ब खुद कम हो गया 82.5, बहुत कम नहीं हुआ है। ऐसे नहीं कि 60 में हो जा रहा है भाई, क्या भाई पैसे हैं 6 लाख है मेरे पास, भाई एडमिशन दे दो मुझे, मेरा टेस्ट पास है। एग्रीगेट कितना है 60, नहीं भाई इसका भी एग्रीगेट मैंने तो थोड़ा ही कम हो रहा है 82.54 बस। क्योंकि बच्चे 6 लाख देने के लिए भी रेडी होते हैं डाओ की सीट के लिए, वो तो आराम से दे देते हैं, वो बोले हमें तो चाहिए यही। क्योंकि बाकी प्राइवेट में जाएंगे तो 12-12 लाख रुपये देने पड़ेंगे, उससे तो बहुत बेहतर है 6 लाख देते हैं, हाफ में हो जा रहा है डाओ जैसी यूनिवर्सिटी में। JSMU का ओपन मेरिट क्लोज था 82.65 पर MBBS के लिए, और सेल्फ फाइनेंस का 81.73 पर क्लोज हो गया एग्रीगेट लास्ट ईयर। KMDC का ओपन मेरिट लास्ट ईयर 80.35 पे क्लोज था, और सेल्फ फाइनेंस 78.74 पर क्लोज था, ये लास्ट ईयर KMDC का था। फिर लियारी में जो मेडिकल कॉलेज है उसके वो 80.93 पर क्लोज हो गया था, और सेल्फ फाइनेंस 79.38 पर क्लोज हो गया था। आप देखो टॉप से बॉटम डिसेंडिंग ऑर्डर जा रही है, इससे पता लग रहा है वैल्यू किसकी ज़्यादा है। बेस्ट वैल्यू, थोड़ी कम वैल्यू हो गई, उससे कम सबसे कम वैल्यू हो गई, तभी तो इस तरह एग्रीगेट बना है। तो बच्चा पहले यही चाहते हैं मिल जाए, लेकिन उसका मेरिट में नाम नीचे आता तो उसमें चला जाता, ये भी अच्छा है। इसमें नहीं तो KMDC चले जाते हैं, MBBS तो हो रहा है ना, उसमें भी नहीं तो लियारी में एडमिशन ले लेता है वो, कि भाई MBBS तो डॉक्टर तो बन रहे हैं ना भाई, और गवर्नमेंट से बन रहे हैं कम पैसों में, कोई मसला नहीं। तो ये चारों में ही करना बहुत मुश्किल है। जो कि देखो मेरिट कहाँ तक जा रहा है, 1028 बस सब खत्म हो गया। 12,000 बच्चों ने टेस्ट दिया और 1028 पे जाके सारी फील्ड ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उसके ऐसे प्राइवेट ही बचा है, मतलब 11,000 बच्चे लगभग प्राइवेट ही जाएंगे, या फिर वो छोड़ दें कुछ और करेंगे। मतलब इन सब जिनको इस लिस्ट में भी देखो ना, तो 0 से लेकर 1028 तक जा रहे हैं ना, इसके आगे और कोई एडमिशन नहीं है। मतलब टॉप 1000 में आपको रहना पड़ेगा MBBS करने के लिए, और डाउ से MBBS करना है तो टॉप 265 पर रहना पड़ेगा। बस समझ आ रही है। अब 265 में आप 200 ले लो, 100 पे आ जाओ लिस्ट के अंदर, पहले नंबर पे आ जाओ, आपकी मर्जी है, आपकी मेहनत है, ठीक है। बट इतना, लेकिन इतना आराम से इतने हज़ार में भी नहीं आना पड़ता इतने आराम से, क्योंकि 12,000 बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, और सब वही बच्चे होते हैं जिनके 60% इंटर में होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, और सब यही ख्वाब देख रहे होते हैं हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचोगे उसके में सिर्फ 1000 का हो रहा है, 11,000 का हो ही नहीं रहा, कितना कम रेशो है, ठीक है। तो इतने आराम से नहीं होता कि आप घर बैठे रहें और आप सोचें कि नहीं भाई हम एडमिशन गेट कर लेंगे, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद BDS के अंदर थोड़ा मेरिट उसके बाद और डाउन होना शुरू होता है। अब BDS जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं उनको भी MD गेट क्लियर ही करना होता है, सिंपल बात है। अब ये ओपन, अब इसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ है, डाओ, जिना और KMDC। लियारी के अंदर नहीं होता ये हमारा जो BDS है, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज़ में होता है गवर्नमेंट की। अब इससे मेरिट नंबर देखो, अब उसके बाद जैसे ही MBBS खत्म होगा BDS स्टार्ट हो जाती है फील्ड उसकी, 1000 के बाद से 1129 पे ये क्लोज हो रही है, फिर 1167 ये क्लोजिंग आ रही है, 78, 77, 78, 74 पे ख़त्म। सेल्फ फाइनेंस KMDC का एग्रीगेट, मतलब इससे मेरिट लिस्ट देखो 2200 तक जा रही है, 2200 तक। मतलब BDS में फिर 2200 तक, 2200 के बाद फिर BDS भी नहीं मिलने वाला अब आपको, वो भी ख़त्म हो गया। MBBS 1000 पे ख़त्म हो गया था, 2200 पे जाके BDS भी ख़त्म हो गया। और 2200 पे कहाँ पे जाकर वो सेल्फ फाइनेंस का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो ना बात क्या है, मैं यहाँ पर मेंशन करूँ क्लियरली यहाँ पर कि कितने तेज़ी से फील्ड यहाँ पर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, बच्चे लेते रहते हैं धड़, तो नई सीट बचती है बाकियों के लिए। अब जो 2201 नंबर पे भी होगा ना, उसको कोई MBBS कोई BDS नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी फील्ड ख़त्म हो जाएगी, सीट्स फिल हो गई सारी, कुछ भी नहीं मिलने वाला उसको। फिर वो या तो प्राइवेट की तरफ जाएगा, कुछ और करेगा, सही है, क्लियर है। तो ये पहले MBBS की सीट्स भरती हैं, फिर BDS की भरती हैं। हाँ, कुछ चाहे तो BDS ले सकता है, अप्लाई उसी में कर दे, भाई किसी को MBBS करना ही नहीं है, मुझे करना ही BDS है, मुझे बनना ही डेंटिस्ट है, तो वो तो क्या पता ना मेरिट नंबर 1 वाला भी ले ले। मतलब अपने से नीचे वाली फील्ड तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अपने से ऊपर वाली नहीं ले सकते आप अपने मेरिट के बिना, सिंपल सी बात है। तो अब ये बच्चा जैसे मिसाल के तौर पे किसी की आप 2200 नंबर पे आया, वो डाउ में थोड़ा नहीं ले सकता है वो MBBS, ना वो डाउ में BDS ले सकता है, क्योंकि वो क्लोज हो चुका है उससे पहले ही। हाँ, लेकिन अगर किसी की 1129 आए हुए, अब वो चाहे कि नहीं भाई KMDC में BDS कर ले, तो फिर वो तो कर सकता है, क्योंकि तो मेरिट आगे जा रहा है। ऐसे कॉलेज में भी तो ये कैप फॉर्म में आपने कैप फॉर्म आपने भरा था ना भाई, आपको अपने से कम परसेंटेज वाले सारे कराची कॉलेज मिल जाते हैं, जहाँ एडमिशन ले लो मिल जाएगा, लेकिन अपने से ऊपर वाले 1 नंबर ऊपर वाला भी नहीं मिल रहा था आपको, क्योंकि क्लोज हो चुका ना भाई, कहाँ से सीट मिलेगी उसमें आपको। और अपने से नीचे पूरा कराची खुला हुआ था आपके लिए, जहाँ चले जाओ बिल्कुल वैसे सीन है कि अपने से ऊपर वाला तो वैसे कोई लेता भी नहीं, कोई इतना पागल तो है नहीं,
किसी का एडमिशन लेट से कि अगर किसी का PCHS में हो रहा है या फिर सेंट लॉरेंस में, तो थोड़ी ना वो नीचे वाला ले रहा होता है, वो तो वही उठाता है। अब जिसका MBBS में हो रहा है डाउ के अंदर, तो वो थोड़ी ना फिर जाकर कोई BDS की फील्ड उठाएगा या वो लियारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा। नामुमकिन है, हो सकता है एक आध बच्चा ले ले कोई, लेकिन नामुमकिन है। तो आप ये ना सोचो। तो हमेशा इसलिए इसी तरह से सीट्स फुल अप होती है, तो आपको इसमें रहना है। मतलब एग्रीगेट यहाँ तक भी मैं बता रहा हूँ, BDS में जिसको करना ही MBBS है, जिसको करना ही डॉक्टर है, तो वो तो फिर यहाँ पर अपना एग्रीगेट वो 79 से 79 में नहीं, तो सेल्फ फाइनेंस है। अब 6 लाख भी शायद आप बोले कि सर ज़्यादा है, तो 80 पे रखना है मेरिट, 81 पर रखना है मेरिट, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो बात कर रहा हूँ एग्रीगेट। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको पूरा सब कुछ डिटेल में खोल के सामने रख दिया कि भाई देख लो उसको कि क्या चीज़ है, कोई मिथ नहीं है इसके अंदर, ये एग्जैक्ट डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें कोई ये आए बाएँ शाइन नहीं करा, मुश्किल है आसान है, भाई ये है, देख लो आप उसको। अब आपका हो रही नहीं हो रहा, क्योंकि कैलकुलेटेड बातें होती हैं कि सर मैं तो बहुत मेहनती हूँ, मैं कर लूँगी, तो उससे नहीं, मेहनती होने से और ये करने से नहीं, ये आने चाहिए एग्रीगेट, बस बात खत्म हो गई। ये आ गया तो मेहनती हो नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नहीं मिल जाएगा एडमिशन। और ये नहीं आया तो भले आपने रात दिन पढ़ाई की और ये नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं मिलने वाला। सिंपल सी बात है, MBBS में और ये BDS में। क्लियर है? तो अब आते हैं हमारे पास जो अचीवमेंट्स थे, जो हमारे पास जो अचीवमेंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। लास्ट ईयर की बता रहे, इस साल के भी आई नहीं, तो स्टूडेंट्स उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया। उसमें इफ़ा हबीब हैं हमारे स्टूडेंट, MBBS उनका JSMU में हुआ। अमरीन नाज एक स्टूडेंट हमारी हैं जिनका MBBS, इनके भी JSMU में हुआ, पहले KMDC में हुआ था, दैन ट्रांसफ़र हो गया था JSMU में। उसके बाद एक स्टूडेंट थी इफ़रा उरूज, उनका BDS में हुआ, जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मतलब डॉक्टर्स भी बने और डेंटिस्ट भी बने हमारे पास। ये मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चूँकि बहुत मुश्किल होता है एडमिशन गेट करना, जबकि इतने बड़े बैचेस के अंदर भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप इस बार सारे चले जाओ, इस बार जो मेरिट में है, इस बार जो बैच में आप मेहनत कर लो, आप सब चले जाओ, मना थोड़ी ना। लेकिन कर नहीं पाता बच्चा उतनी मेहनत, मसला ये, तो फिर वो हो नहीं पाता उसकी वजह से। तो इस साल की बात करें तो इस साल जो MD कैट हुआ था, तो 20 से ज़्यादा बच्चों ने जो है वो 110 से ज़्यादा नंबर हासिल किए, मतलब टेस्ट को पास किया। 20+ स्टूडेंट्स हैं इस बैच से जिन्होंने टेस्ट को पास किया और अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। रिज़ल्ट्स जो थे हमारे पास, दैट इज़ के वो फिर ये मार्क्स हमारे पास से 167 भी आए, 163, 162, 158, 153, 149, और उसके नीचे भी अच्छे खासे बच्चे जो पासिंग मार्क्स में थे। वो मैंने कुछ मार्क्स में आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे पास अच्छे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा MBBS के BDS के अंदर, ठीक है। तो इतने मार्क्स उनके हैं, अगरचे 200 आउट ऑफ हैं, बट यही एक एवरेज मार्क्स है जो आ रहे होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के। और कुछ बच्चे तो मतलब फेल भी हो जाते हैं, ऐसा होता है अगर वो मेहनत ना करें तो। हमारे पास सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसको पास किया, ठीक है, जितने भी थे। अब वो मर्ज़ी उनकी, या तो अगर इनका मेरिट नहीं बना, इनका तो मेरिट अच्छा बना, ये तो चले जाएंगे MBBS BDS साइड पे। जिनका नहीं बना वो प्राइवेट की तरफ जाएंगे। ये एक बेनिफिट होता है उसका कि टेस्ट पास हो जाता है, तो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। तो ये तो मैंने आपको कुछ डेटा वगैरह स्टैटिस्टिक्स वगैरह शेयर किए ना कि क्या चीज़ है। अब इसको कोप अप कैसे किया जाए कि सर हाँ ठीक है, वाकई में इतना आसान तो नहीं है और ना ही नामुमकिन है। नामुमकिनात में से भी नहीं है, चूँकि बच्चों का हो रहा है। मैंने ये चीज़ आपको दिखाई कि बच्चे तो एडमिशन ले रहे हैं, लेने वाले कैसे ले रहे हैं, क्या तरीका है, क्या वजूहात हैं, तो क्या मेथोडोलॉजी है, उस पर बात करते हैं। तो मेन चीज़ है यू मस्ट स्टार्ट अर्ली, आपको अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा। अभी जो हमारा बैच स्टार्ट होगा MD कैट का, वो फुल लेंथ बैचेस कहलाते हैं। फुल लेंथ बैच में क्या होता है, पूरा फुल ईयर आपको स्टडी करवाया जाता है। क्रैश बैचेस भी होते हैं, बट उनका जो सक्सेस रेशियो होता है क्रैश बैचेस का, वो इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें कम बच्चे पास हो रहे होते हैं। लेकिन फुल लेंथ में एक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास हो रही होती है, मार्क्स गेट कर रही होती है। तो अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब अभी से शुरू करना पड़ेगा, दिसंबर से स्टार्ट कर देना पड़ेगा आपको ये नहीं सोचना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इतना भी आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं एग्जाम्स के बाद टेस्ट की तैयारी करेंगे, सेकेंडरी का पेपर देते हैं अच्छे से अभी, उसके बाद तैयारी करेंगे। अब सेकेंडरी का पेपर तो आप मान लें जैसे कि अप्रैल मई में हो रहा है, मान लेते हैं अप्रैल मई में सेकेंडरी का पेपर हो रहा है, या मई जून के अंदर हो रहा है। तो अब उसमें क्या होता है कि अगस्त में तो आपका टेस्ट आ जाएगा, मतलब 1 महीने में 2 महीने में थोड़ी ना आप MD कैट की तैयारी कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है इसके लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको सेकेंड ईयर के बाद टेस्ट को करने का। तो यू विल हैव गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन। अगर आप जल्दी तैयारी कर लेते हैं, अगर आप जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपके पास एक अच्छा वक्त होता है प्रिपरेशन करने का, एक अच्छा टाइम होता है, एक अच्छा वक्त होता है जिसमें आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब आपके पास अच्छे खासे महीने होते हैं ना आपके पास, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो 8 to 9 मंथ्स आपके पास होते हैं जिसमें आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं उसकी। हेल्प टू रिवाइज योर सेकेंड ईयर विद कॉन्सेप्चुअल लर्निंग या MCQs बेस्ड। चूँकि जब हम एंट्री टेस्ट करवा रहे होते हैं तो सेकेंड ईयर का पोर्शन पहले हम स्टार्ट करते हैं,
सेकेंड ईयर क्यों स्टार्ट करते हैं? ताकि आपका जो इंटरमीडिएट है वो भी उसके साथ साथ चलता रहे। इससे आपका जो सेकेंड ईयर है वो रिवाइज हो जाता है, जितना आपने पढ़ा हुआ है नए सिरे से दोबारा रिवाइज हो जाता है। तो सेकेंड ईयर में तो फ़ायदे ही थे कि 40% मेरिट तो उसका इंक्लूड हो रहा है, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आ जाती है। जो कि MD-CAT के अंदर MCQs बेस्ड स्टडी होती है, तो MCQs लर्निंग आपकी अच्छी हो जाती है। MCQs बेस्ड लर्निंग आपकी अच्छी हो जाती है कि इंटर में भी जो MCQs 40% आते हैं ना, उसको आप MD-CAT की वजह से अच्छा सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हम एकेडमिक क्लासेस ले रहे होते हैं उसमें थ्योरी पर ज़्यादा फोकस होता है, सेक्शन बी सेक्शन सी पर, कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन MCQs पे इतना फोकस नहीं होता चूँकि उसमें टाइम नहीं होता इतना। तो लेकिन एप्टीट्यूड तो होता ही MCQs के लिए। तो यहाँ पर आपके इंटर के MCQs इसकी वजह से अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि MD-CAT में MCQs मुश्किल आते हैं। जब मुश्किल MCQs की तैयारी आप कर लेते हैं तो आसान अपने आप हो जाता है आपसे। इंटरमीडिएट का होता है मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल चेंजेस। एक्सीडेंटल चेंजेस के रिस्क को ये मिनिमाइज़ करते जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप मीन्स के लेट्स से कि हो सकता है इंसान, जाहिर सी बात है कि ट्रफ एंड क्रेस्ट आर द पार्ट ऑफ लाइफ, और हेल्थ के साथ भी ऐसे ही होता है। कभी इंसान की हेल्थ गिर सकती है, कभी कोई बीमारी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हर इंसान के साथ हैं। अब इसमें क्या है कि लेट्स से कि आपने तैयारी पूरे साल नहीं की, अब MD-CAT का टेस्ट आने वाला है 2 महीने या 1 महीना मौजूद है, और आपको अब कहना है कि हम 24 घंटा हम पढ़ेंगे ताकि टेस्ट क्लियर कर सकें, लेकिन उसमें आप बीमार पड़ गए, बेड रेस्ट पे आ गए। अब इंसान जब बीमार होता है जाहिर सी बात है वो अच्छा पढ़ाई थोड़ी ना कर सकता, उसकी पढ़ाई तो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहन काम नहीं करता इतना अच्छा। हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी। अब क्या होगा, आपका रिजल्ट अफेक्टेड हो जाएगा उसकी वजह से, उस बीमारी, उस एक्सीडेंटल किसी भी चेंज की वजह से। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी तैयारी कुछ ना कुछ हुई भी होगी पेपर से पहले। जैसे अक्सर बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। जब पेपर करीब आ रहा होता है तो अक्सर हमारे यहाँ होता है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, वो टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं, तो वो उस चीज़ से आप बच जाएंगे अगर आपकी तैयारी पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक फ़ायदा होता है अर्ली स्टार्ट करने का, जल्दी स्टार्ट करने का। ना कि ये कि हम सोचें भाई पेपर करीब आएगा तो पढ़ेंगे, भाई जैसा नॉर्मली बच्चे सोचते हैं भाई पेपर से 1 हफ़्ता पहले, महीना पहले ही पढ़ना है हमें, तो ये बहुत गलत है। इस तरीके से आप MD-CAT नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे फिर नाकामी का शिकार होते हैं। आगे बात समझ में? तो क्यों अर्ली स्टार्ट करना चाहिए? स्टडी प्लान क्या हो सकता है भाई, कैसे स्टडी का प्लान क्या है हमारे इसमें, किस तरह से हम स्टडी करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, NT टेस्ट के अंदर, MD-CAT में। कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स जो है वो एक्सपेक्टेड है मई और जून में जो है वो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड हैं, जो हो जाएंगे। मई में स्टार्ट होंगे, शायद जून में ख़त्म हो जाएंगे इस तरह से, चूँकि टेंटेटिव डेट अभी नहीं आई है कोई। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से एडमिशन टेस्ट अपना जुलाई अगस्त में, सितंबर में इसमें कंडक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि इसको अगस्त सितंबर में जाकर होगा। तो एक तरीका एडमिशन गेट करने का ये है, मतलब इस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि या सक्सेस डायरेक्शन क्या हमारी है कि हम इंटरमीडिएट तो पढ़ते हैं मंडे टू सैटरडे, कि मंडे टू सैटरडे तो इंटरमीडिएट जहाँ पे भी आप कोचिंग सेंटर्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं समहाउ, तो उसमें मंडे टू सैटरडे जो है वो क्लासेस आपकी चल रही होती हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है। और अक्सर सेंटर संडे को ऑफ होते हैं अक्सर, या होते भी हैं तो कुछ शॉर्ट क्लासेस हो रही होती हैं कुछ खास टाइम पीरियड पे। तो एक सक्सेस डायरेक्शन ये है कि मंडे टू सैटरडे हम इंटरमीडिएट की तैयारी हम कर लें, ठीक है, और जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसको हम संडे का दिन दें। अभी अपने सेकेंड ईयर के टाइम की बात कर रहे हैं, संडे का एक दिन है वो हम टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हम क्लासेस उसको लें। अब इससे क्या होगा कि आपकी इंटरमीडिएट भी चलती रहेगी, उसको भी इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, याद करने क्वेश्चंस वगैरह, बायोलॉजी पढ़नी है, या फिर आपको इंग्लिश है, उर्दू है, मुताला पाकिस्तान है, पाकिस्तानी स्टडीज़ है, तो उसमें आपको मसला नहीं आएगा। 6 दिन आपको मिल रहे, बस एक दिन सैटरडे को एक लॉन्ग आवर्स में आप एक दिन आप देंगे NT टेस्ट में। तरीका यही होता है, कराची के अंदर यही पैटर्न फॉलो किया जाता है कि संडे का एक दिन NT टेस्ट के लिए रखते हैं, ताकि स्टूडेंट की एकेडमिक क्लासेस और कॉलेज वगैरह जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। संडे तो कॉलेज भी ऑफ होता है, तो वो आकर मॉर्निंग क्लासेस भी उसको ले सकते हैं वो आकर। इससे क्या होता है, हमारी दोनों तैयारी साथ साथ चलती रहती है। और ये संडे क्लासेस हमारी कब तक चलती हैं, जब तक के एग्ज़ाम्स तक। तो एग्ज़ाम्स जब तक आ जाते हैं, एग्ज़ाम्स तक आपकी जो है वो संडे क्लासेस चलती रहती हैं। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ऑफ भी दे देते हैं, ताकि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन लीव होती है वो 15 डेज़ की, या फिर इस तरह से कुछ एग्ज़ाम से पहले ऑफ हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स के से 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले क्लास नहीं होती, ताकि आप अपने पूरी फोकस FSC पर कर सकें, प्री मेडिकल पर इंटर। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स के बाद जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो 6 डेज़ स्टार्ट होती हैं, कभी 7 डेज़ भी हो सकती हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने होते हैं, उसी में आपको सारी पढ़ाई करनी है। जो कोर्स रह गया फर्स्ट ईयर का, जैसे अच्छा खासा कोर्स आपको पढ़ना होता है MD-CAT के अंदर, तो फिर हम वो फिर बाद में जाकर करते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है MD-CAT को कोप अप करने का, कि आप 6 दिन पढ़ें इंटरमीडिएट, एक दिन जो है वो आप सिर्फ जो है वो NT टेस्ट को दें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे DIC से ताल्लुक़ रखते हैं और संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ लग रही होती हैं, तो वो हम तो उसको वैसे ही मैनेज कर देंगे, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर या फिर उस क्लास को हटा के देंगे, नॉर्मल क्लास में डाल देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो अदर क्लासेस में है, मतलब अगर कहीं पर एक्स्ट्रा क्लासेस
अक्सर मतलब अगर कहीं पर हो रही है किसी सेंटर में संडे के दिन, तो वो टाइम को मैनेज किया जाएगा फिर उस सूरत में कि भी आपकी क्या टाइम फिजिबिलिटी बन रही है, फिर आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हम सिर्फ संडे क्लासेस करेंगे, अभी कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं होगी, क्योंकि आपके कॉलेज सेंटर दोनों डिस्टर्ब होगा जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, और सिर्फ संडे को आपको एक दिन देना पड़ेगा। ये सक्सेस डायरेक्शन है। ये तकरीबन 4 मंथ्स तक हम संडे क्लासेस ही करते हैं, उसमें सारी क्लासेस हो रही हूँ। एक ही दिन के अंदर आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और जो है वो बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब भले वो 4 आवर्स की क्लास होगी या 3 आवर्स की क्लास होगी, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपकी थोड़ी तैयारी चलती रहेगी। यही तरीका है इसको कोप अप करने का। लेकिन आप सोचें एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो ये नामुमकिन है कि आप उसको कर पाएँ। बहुत कम सक्सेस रेशियो होता है उसका। अरे बात समझ में। स्टडी प्लान क्या होगा हमारा MD कैट को स्टडी करने का? प्रिपरेशन ज़रूरी क्यों है? स्टूडेंट्स कहते हैं सर वाई प्रिपरेशन इज़ नीडेड, कि प्रिपरेशन ज़रूरी क्यों है, क्यों हम प्रिपरेशन को करें, क्या हम घर पे बैठ के खुद से हम इसको कर लें? मतलब पर तैयारी क्यों करनी होती है? हम तो इंटर पढ़ ही रहे हैं, सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर भी पढ़ के आए, तो हमारी तैयारी तो पहले ही होगी, इंटर से चीज़ें आएंगी। लेकिन इशूज़ हैं। क्या इशूज़ हैं भाई? कि MCQs बेस्ड लर्निंग मिसिंग इन इंटर में आपकी MCQs बेस्ड जो लर्निंग होती है ना, वो मिसिंग होती है। मतलब इंटरमीडिएट में आप MCQs बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, आप वहाँ पर सिर्फ याद करने की चीज़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं। सेक्शन B, सेक्शन C, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उन्हीं पे फोकस होता है। पेपर में आते ज़्यादा भाई ये चुके, तो इसलिए आपका फोकस ज़्यादातर उनमें होता है। MCQs बेस्ड लर्निंग पर कम होता है। MCQs बस आप 5 ईयर से 10 ईयर से कर लेते हैं, दैट्स इट। मतलब इतना ज़्यादा MCQs बेस्ड लर्निंग मिसिंग होती है कि आप उसकी मदद से MD कैट का टेस्ट नहीं निकाल सकते, चूँकि MD कैट में 200 MCQs आ रहे हैं। अब इतने MCQs जाहिर सी बात है हम इंटर में थोड़ी ना करते हैं, हम तो कुछ ही MCQ सॉल्व करने के आदी होते हैं, वो भी आसान होते हैं, ख़ास तौर पे 5 या 10 ईयर से रिपीट होकर आ रहे होते हैं। लेकिन MD कैट में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, सारे न्यू क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आप सिर्फ इंटर की स्टडीज़ से आप जो है ना वो उसको नहीं कर सकते। सेकंड, टेस्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिवली कंपाइल्ड फ्रॉम सिंध बोर्ड बुक्स। टेस्ट जो है वो सिंध बोर्ड की से कॉम्प्रिहेंसिवली कंपाइल्ड होता है, मतलब वो 5 ईयर 10 ईयर को फॉलो नहीं करते हैं। वो जो आपकी बुक है ना फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, उस बुक की लाइन्स कहीं से भी कोई किसी भी लाइन से कोई MCQs बना देते हैं, एग्जैक्ट लाइन से। अब आपने पूरी किताब थोड़ी ना याद की होती है, और ना आपको पता होता है कौन कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ज़ाहिर से पता है MD कैट क्लासेस में पता लगती हैं भाई। क्योंकि 10 ईयर्स से 5 ईयर से नहीं आता, कोई पास पेपर सॉल्व नहीं किया जाता इसमें, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। पहली बात तो पास पेपर इसमें किसी पास पेपर जस्ट प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, लेकिन आप इसमें पास पेपर को इसलिए नहीं कर सकते भाई इन्हीं में से आएगा, जैसे इंटर में होता है। इंटर में तो पूरा 5 या 10 ईयर से ही आता है, लेकिन NT टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते उसके अंदर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाए, MD कैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। मतलब पूछते हैं अक्सर बच्चे मुझसे या फिर बाकी टीचर से ये पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई गेस्ट पेपर कोई ऐसा, कोई टारगेट पेपर ऐसा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता MD कैट के अंदर। कोई ये नहीं कहा भाई एक चैप्टर 1 छोड़ दो, 2 कर लो, 3 का ये टॉपिक कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्रीहेंसिवली कंपाइल्ड होता है वो, जामे तौर पर वो उसके साथ कंपाइल्ड हो रहा होता है। कहीं से भी कोई भी लाइन आपसे आस्क कर लेते हैं। अब पूरी किताब आपको हिफ्स थोड़ी ना होती है इंटर के अंदर, नोट्स ही हम नॉर्मली रट रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है। तो ये मसला बना देती है। तो प्रिपरेशन ज़रूरी होता है। रिस्ट्रिक्शंस में ट्रबल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आपको ख़तरे में डालती हैं, जो आपको परेशानी में डालती हैं। विदाउट कैलकुलेटर मैथमेटिक्स, ये एक मसला है ख़ासतौर पे मेडिकल वालों के साथ, कि चलो प्री इंजीनियरिंग वाले मैथमेटिक्स में थोड़ा बेहतर होते हैं चूँकि मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेडिकल वाले मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं होते चूँकि मैथ्स पढ़ते ही नहीं। तो वो कैलकुलेशंस को अक्सर कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कोई भी। लेकिन NT टेस्ट के अंदर, MD कैट के अंदर कोई अलाउ नहीं होता। ये मीन्स हम जो है वो कैलकुलेटर्स का अलाउ नहीं करते, वी डोंट अलाउ कैलकुलेटर्स। अब कैलकुलेटर नहीं होता तो विदाउट कैलकुलेटर आपको न्यूमेरिकल्स के भी आंसर देने, कोई न्यूमेरिकल आ गया केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, आपको उसके आंसर देने, तब वो कैसे करेंगे आप? कैलकुलेटर तो है नहीं, तो उसके लिए ट्रिक्स होती हैं मैथमेटिक्स की, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको NT टेस्ट की क्लास में उसके बारे में आइडिया होता है कि शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसको टीचर आपको समझाते हैं कि भाई डिवाइड ऐसे करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, प्लस ऐसे करना है, माइनस ऐसे करना है, एक्सपोनेंट्स को ऐसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस को ऐसे सॉल्व करना है, वरना तो आप नहीं कर पाएंगे। अब न्यूमेरिकल दे दिया किसी ने, कोई ऐसे, अब कोई नंबर आ गया 3.174 मल्टीप्लाई बाई 2.9, अब आप कैसे करेंगे उसको? सिंपल सी बात है ना, आपको तो कैलकुलेटर चाहिए होगा, वरना कितना टाइम आप कैसे भी ये कैलकुलेशन ले जाएगा। ये आप NT टेस्ट में सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दिस नंबर बाय यूजिंग ट्रिक्स। जब कोई भी नंबर आ गया 49 अपॉन जो है वो 31 आ गया, अब इसको हम किस तरह से इसको कर लें एग्जैक्ट आंसर, कुछ फ्रैक्शंस में आएगा ना ये तो 49 अपॉन 31, इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आप NT टेस्ट में सीखते हैं।
तो ये एक मसला है, इसके अंदर के रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर है कि आप कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सारे एमसीक्यूज़ के आंसर अगर न्यूमेरिकल भी आ गया तो आपको विदाउट कैलकुलेटर देने आंसर। एफएससी के अंदर तो आप कैलकुलेटर अलाउ होता है आपका, आप कैलकुलेटर से कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें अलाउ नहीं है। टाइम लिमिट्स होती हैं, तो 3.5 घंटे हैं, 3.5 आवर्स हैं, और 200 एमसीक्यूज़ हैं, 200 एमसीक्यूज़ हैं, तो 3.5 घंटे हमारे पास है ना। तो अगर इसको मिनट्स में हम कंसिडर करें तो ये हो जाएगा 60 + 60 + 60 + 30, इतनी है ना भैया टाइम हमारे पास। 3 घंटे ये हो गए और 30 मिनट्स और को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 120, 180 और 180 और 30 आए, आपसे ऐसे पूछना थोड़ा सा। 210, 210 मिनट आपके पास है और 200 एमसीक्यूज़ करना है, तो लगभग 1 मिनट का टाइम है हर एक एमसीक्यूज़ के लिए। अब आप किसी एक एमसीक्यूज़ में आपने 5 मिनट लगा दिए, 6 मिनट लगा दिए, तो ये मसला है। अब उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट में एमसीक्यू सीट अक्सर बच्चों के पास ही रह जाती है। फर्स्ट टाइम में आपने पेपर दिया होगा तो वो छोड़ देते हैं, लेते नहीं है। वो तो लिखा होता है 30 मिनट्स में ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते तो आपके पास पूरा 3 घंटा होता है एमसीक्यूज़ के लिए। अक्सर कुछ जगहों पर ले लेते हैं, कुछ जगहों पर छोड़ देते हैं, डिफरेंट मैटर्स हैं, लेकिन एक अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है कम एमसीक्यूज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर वो टाइम कम हो जा रहा है। अब 200 एमसीक्यूज़ हैं, हर एमसीक्यूज़ 1 मिनट में करना है। अब 1 मिनट तो बच्चा पढ़ने में और एमसीक्यूज़ पढ़ने में लगा देता है, उसको आंसर्स तक जाना है। ये टाइम लिमिट्स का कम होना, विदाउट कैलकुलेटर मैथमेटिक्स, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एमडी कैट के अंदर जो इसको मुश्किल बनाती हैं, जो आप विदाउट प्रिपरेशन कोप अप नहीं कर सकते हैं उसको। समझ गए इस बात को मेरी क्या बता रहा हूँ, क्यों प्रिपरेशन नीडेड है, क्यों ज़रूरी है इसको करना, इसके बिना क्यों सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये जो मसाइल थे प्रिपरेशन की, तो आपके पास हल ये है कि यू नीड प्रॉपर गाइडलाइंस विद एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उससे आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि हम एक अरसे से एंटी टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो हम जो गाइडलाइंस आपको देंगे उन गाइडलाइंस के थ्रू आप तैयारी करें कि भाई ये ऐसा पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसा प्रैक्टिस करनी है। नीड टू प्रैक्टिस रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल को प्रैक्टिस करना है। रेलेवेंट मटेरियल से मुराद वो मटेरियल जो रेलेवेंट है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ सकते हम, हमें पता होना चाहिए हमें पढ़ना है कि लास्ट ईयर जैसा ऐसा हुआ ना, इस साल की बात कर रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे DUHS ने कह दिया था कि भाई प्रोविंशियल से हमारा क्या बनेगा, भाई कोर्स बनेगा, प्रोविंशियल सिलेबस हमारा फॉलो होगा, ठीक है ना भाई। लेकिन बच्चों ने क्या किया, वो फेडरल बोर्ड को पढ़ते रहे, वो पंजाब बोर्ड को पढ़ते रहे और उसी के MCQ सॉल्व करते गए। जब टेस्ट में बैठा तो पता लगा सब कुछ उस इन बोर्ड से आ गया, नंबर खुद ब खुद कम हो गए। अब वो हैरान हो गए कि ऐसा कैसी नोटिफिकेशन आई थी कि प्रोविंशियल सिलेबस को फॉलो किया जाएगा DUHS की तरफ से। अब वो बच्चे इतने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे फेल हो गए, जो प्रोटेस्ट वगैरह भी आपको पता होगा इस हवाले से। तो रेलेवेंट मटेरियल को प्रैक्टिस ही नहीं किया उन्होंने। अब छोटी सी भूल थी उनसे जो हो गई, और वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ये वो। लेकिन देखिए बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, लेकिन ना नो नीड टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क जिसको हम कहते हैं, कि अब क्या फ़ायदा, मतलब अब तो चीज़ें हो गई, मेरिट लिस्ट आ गया, सब कुछ हो गया, अब आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, अब आप क्या कुछ करेंगे। वो कहते हैं डाउ यूनिवर्सिटी पे हम केसेस करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो खुद एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो खुद एक बहुत बड़ा इदारा है। वो डाउ यूनिवर्सिटी सिविल हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, कितने लोगों की जान चली जाती, कितने लोगों की जान बच जाती है उसके अंदर। उस हॉस्पिटल के अंदर कोई केस हो ही नहीं सकता उसके ऊपर, वरना ऐसा हो तो डेली अगर कोई बंदा कि पेशेंट मर रहा है उसका केस कर दे भी डॉक्टर ने मारा है, कोई सुनेगा ही कोई नहीं आपकी। डाउ और ये सिविल हॉस्पिटल इतने प्रेस्टिजियस इदारे हैं इस पाकिस्तान के, हमारा जो इदारा है ये, तो उस पर बिला वजह हम उस पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उन्होंने जो किया है, ठीक है ना भाई। हम अपने आप को देखेंगे कि हम तैयारी ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। को प्रोटेस्ट और कोई इस तरह की चीज़ें करने से आपका एडमिशन नहीं होता। आपका एडमिशन होगा आपकी मेहनत से, आपके हार्ड वर्क से, जो आपकी डिवोटेडनेस है उसके साथ, ठीक है, सिंपल बात है। तो नीड टू प्रैक्टिस रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल प्रैक्टिस करना है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर अपने वीडियो के तवज्जुह से आप इस पर आवाज़ उठाइए कि सर जो है वो जो कुछ हुआ हमारे साथ नाइंसाफ़ी, मैं इस पर कभी मैं तो उनके और उसके अगेंस्ट में बात कर रहा होता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल है ना भाई, आप इस तरह से नहीं बिहेव कर सकते इस चीज़ के अंदर। कंपटीशन का दौर है, मैंने बताया ना कितना टफ कंपटीशन है, तो सीट इतने आराम से नहीं मिलने वाली आपको, ये आसान सी बात है। तो मेहनत तो करनी है और राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत नहीं करनी, डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। रिलेवेंट मटेरियल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, दीवार पे सर मार के कोई फ़ायदा नहीं है, हम ये सिंपल सी बात है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। रात के तारीकी में आप किसी गाड़ी पर जा रहे हैं, रात की तारीख को अंधेरा है, किसी गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, और रात की अंधेरी तारीख में फुल स्पीड में बाइक चला रहे हैं, आप हाईलाइट जो बाइक की हेडलाइट है अगर वो बंद कर दें, अगर बाइक की हेडलाइट बंद कर दें तो अब क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हादसा हो जाएगा ना भाई। क्यों, स्पीड तो बहुत तेज़ है लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है सही,
पता ही नहीं जाना कहाँ है तो एक्सीडेंट है। हमारा बच्चा जाता बहुत फास्ट है लेकिन उसकी डायरेक्शन ही गलत होती है। जब डायरेक्शन सही नहीं है तो फिर आप कैसे रिजल्ट पॉजिटिव अचीव करेंगे? नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ आप पढ़ते होंगे 6 घंटा 10 घंटा डेली घर पे, 12 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन डायरेक्शंस अक्सर बच्चों की गलत होती हैं। वो किताब पे सर मार रहे होते हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हमें कैलकुलेटेड तैयारी करनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारा एडमिशन्स होता है। सिर्फ ये नहीं कि लेके एक नोट्स पढ़ करके बैठे हुए तो बैठे हुए हैं सिर्फ और बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, जबकि हमें पता है ये चीज़ नहीं आने वाली, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसको करके। वो एंटी टेस्ट में बच्चा तैयारी कर रहा है, वो न्यूमेरिकल्स लंबे लंबे सॉल्व कर रहा है, लंबे लंबे डेरिवेशन सॉल्व कर रहा है, शॉर्ट नोट बैठ के याद कर रहा है, तो ये अकलमंदी वाली बात नहीं है, वो बेवकूफ़ी की वाली बात है। ये उसका मतलब वो टाइम उसने भले लगाया हो, 12 घंटे उसने पढ़ा और उसने बेकार 12 घंटे पढ़ा। ये आपको जो एक्सपर्ट्स हैं ये आपको गाइडलाइन उसके बारे में देंगे कि भाई कितनी चीज़ें कैसे पढ़नी है, भाई ये चीज़ हम बता रहे हैं उसको पढ़ना है। रेलेवेंट मटेरियल जो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा उसको प्रैक्टिस करना है। तो मटेरियल मतलब जो बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। मिथ एक क्या है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर? मिथ मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट एक जो बच्चों के अंदर बना होता है कि वी कैन डू प्रिपरेशन बाय आवर सेल्फ, कि हम खुद से तैयारी कर सकते हैं, हम खुद ही तैयारी कर लेंगे और फिर हमें नीड ही नहीं है तैयारी करने की, हम घर बैठ के किताब विताब से कर लेंगे, पैसे बचा लेंगे थोड़े से अपने, जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट की फ़ीस पूरे कराची में लगती है ना कहीं पे भी, हम उसको बचा लेंगे और हम खुद ही से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि पैसे बच के हो जाए, कोई मसला नहीं हो जाएगा। ये एक मिथ है, ठीक है, जैसे एक मिथ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इतना आसान नहीं है कि आप उसको घर बैठ के खुद से कर लें। या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख कर हम एमडी कैट की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, 1% बच्चा कर सकता है, हो सकता है। 100% में से 1% ऐसा हो सकता है जो लेक्चर्स को देखकर वीडियोस के थ्रू यूट्यूब के थ्रू तैयारी कर ले, लेकिन 99% बच्चे क्लासरूम में ही पढ़ पाते हैं, उनका फोकस ही नहीं बन पाता, उनका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता। सिंपल सी बात है ना। जैसे आज भी जैसे जो भी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ उसके बारे में, तो ये रिकॉर्डिंग तो डल जाएगी यूट्यूब के अंदर, लेकिन फिर भी आप आकर बैठें, चूँकि जो चीज़ रियल में सामने सुनने में जो बात होती है ना, जो कंसंट्रेशन जो फोकस होता है ना, वो स्क्रीन पे आपको मोबाइल फ़ोन के लैपटॉप के स्क्रीन पे नहीं मिल सकता आपको। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़े। हाँ, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, समहाउ कुछ बच्चे जो शायद मुझे सुन रहे होंगे वीडियो में इस वक्त, वो शायद कर लेते हैं ऐसा, लेकिन ये 1% स्टूडेंट्स हैं। बाकी बच्चों को फीडबैक, कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस करने वाले होते हैं, जिनके सवाल होते हैं जहन में, जो फीडबैक रिक्वायर्ड करते हैं, जो क्यूरीज आस्क करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाते हैं, जब तक टीचर से क्लियर ना करें उनको समझ में नहीं आता। उन बच्चों के लिए तो यूट्यूब वीडियोज़ या फिर इस तरह ऑन घर बैठ के तो पढ़ना बेकार है। जब उनके सवालात आएंगे तो वो कैसे जवाब देंगे, उसको पॉसिबिलिटी नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए क्लासरूम बेस्ट है कि आप उसमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी चीज़ों के बारे में और क्यूरीज आस्क कर सकते हैं। तो ये है ना कि घर बैठ के हम खुद से तैयारी कर लेंगे, किताबें लेकर ख़रीद कर या फ़लाँ वीडियोस से हम तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपने कहा सर हमने तो सुना है फ़लाँ, मुझे भी बच्चे कहते सर मैंने पूरी तैयारी आपके यूट्यूब वीडियो से की और मेरे इतने नंबर आ गए। बट ये सिलेक्टेड हैं, 1 लाख लोग वीडियोस को देखते हैं मेरी। अब 1 लाख में से 1 लाख बच्चों को थोड़ी ना एडमिशन हो जाता है। वो 10-12 बच्चे बोलते हैं सर हमारा एडमिशन हो गया, लेकिन एक बड़ी तादाद तो नहीं हो रहा है ना भाई। वो तो वीडियो देख के भी नहीं हो पा रहे, उनको मेरे लेक्चर्स देख के भी नहीं कर पा रहे वो। तो उससे नहीं होता ये वाली बात कि भाई ऐसा सोचें कि नहीं भाई हो जाएगा। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा शार्प होते हैं, जो ऐसा कर पाते हैं, वरना नहीं हो पाता। तभी मैं इसलिए कहता बच्चा ऑनलाइन के भी हक में मैं नहीं होता। ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह जैसे होता है ना, ऑनलाइन हम क्लासेस, मैं नहीं करता कभी भी ऑनलाइन क्लासेस, चूँकि वो फोकस, वो कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता ऑनलाइन के अंदर, मज़ा नहीं आता। फिर ऐसे बच्चे ऑनलाइन के अंदर भी सक्सेस रेशो बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। फिज़िकल क्लासेस का सक्सेस रेशो बहुत ऊपर होता है। फिज़िकली क्लास में बैठ कर जो पढ़ते हैं उसकी बात अलग है, उसको सब्सिट्यूट नहीं कर सकता कि आप कोई ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी ले रहे हैं, तो उसका वो सब्सिट्यूशन नहीं है। अगर तो उसमें फ़ी कम होती है, लेकिन उसका सब्सिट्यूट नहीं है वो। अब कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ फ़ी कम चाहने के लिए और आप अपने फ्यूचर को दाव पे लगाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रियलिटी क्या है कि ओनली फ्यू स्टूडेंट्स कैन मेक दिस। जैसा मैं बता रहा हूँ ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर लेंगे 1%, बट मैनी अदर्स गेट इन वर्स कंडीशन। लेकिन बहुत सारे बदतरीन हालतों का शिकार हो जाएंगे। इवन दे हैव गॉट गुड एकेडमिक ग्रेड्स, यहाँ तक कि उनके अच्छे एकेडमिक परसेंटेजेस, ग्रेड्स भी होंगे। मतलब अच्छे बच्चे जिनकी 90s में परसेंटेजेस होती हैं इंटर में, और वो एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं, वो घर बैठ के खुद करना चाहते हैं और उनके एंट्री टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, और उसकी वजह से कितना नुकसान होता है। उनके गुड एकेडमिक ग्रेड का भी उनको फ़ायदा नहीं होता। अक्सर बच्चे मुझसे ऐसा कहते हैं, मतलब जो रिपीटर्स हो रहे होते हैं ना, आ रहे होते हैं, रिपीटर्स बैच भी होता है, रिपीटर्स भी बैच में काफ़ी आते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर भी एमडी कैट दिया होता है। उन्होंने कहा सर हमने घर से दिया था लेकिन नहीं हो पाया, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम क्लासरूम से करेंगे। कितने बच्चे रिपीटर्स उनको कहते हैं, हम आ रहे होते हैं अक्सर, जो घर बैठ कर 1 साल अपना ज़ाया कर चुके होते हैं एंट्री टेस्ट में, नहीं हो रहा होता, फिर अगले साल आकर अप्लाई कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऐसी होती है रिपीटर्स की होती है इसके अंदर, जो रिपीट कर रहे होते हैं एमडी कैट को। तो ये इसका सॉल्यूशन था
जो मैंने आपको बताया। बाकी तो अच्छी खासी चीज़ें मैंने आपको अभी डिस्कस कर ली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप सो कि इसमें जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, जो एडमिशन्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वो चीज़ें भी आपकी क्वेरीज हम लेंगे कि करके उसका पूरा अलग सेशन में, तभी मैंने MD कैट का एक अलग प्रोग्राम इस बार किया है सेशन के, E कैट को हटा ही दिया, ताकि उन आप ही के लिहाज से सिर्फ बात हो रही हो जो आप बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा। तो ये बात मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। तो यकीनन क्यूरीज भी मेडिकल के रिलेटेड आपके पास आएंगी, तो आप उसको आस्क करेंगे। उसके लिए एंड में आपके पास ये जो है एक सेशन क्यूरीज का आएगा, अच्छा खासा टाइम हमारे पास है, हम उसको देखेंगे। तभी कुछ चीज़ें आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड हेयर राइट नाउ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी। तो अब मैं जो है वो सर मोहसिन जमाल जो कि फ़िज़िक्स टीच करते हैं MD कैट को भी, साथ में एकेडमिक क्लासेस को भी, अब वो इससे आगे वो कंटिन्यू करेंगे। और जो उनकी ओपिनियंस MD कैट के हवाले से, जो कि जितना एक्सपीरियंस हमारा है, मेरा है, उतना ही सर मोहसिन जमाल का भी सेम एक्सपीरियंस हमारा 15 ईयर्स का। अब वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे उसके हवाले से। वो कुछ चीज़ें, अक्सर चीज़ें मैंने बता दी, जो रह गई हैं रिमेनिंग बातें, अब वो उसको आगे से सर मोहसिन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।